Hello everyone, welcome to this channel. So in today's video we will study the factors affecting the diffusion of gases across the respiratory membranes and the transport of gases, majorly the oxygen and carbon dioxide in our body. So first of all, there are three major factors that affect or decide the diffusion of gas. The first one is the solubility of gas, second is the thickness of diffusion membrane, and then is the partial pressure of gas. If we talk about the solubility of gas, then we should know that the diffusion is directly proportional to the solubility of gas. The higher the solubility of gas, जितनी गैस जो है वो soluble होगी मीडियम में, उतना ज़्यादा वो डिफ्यूज करेगी. जैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है, और नाइट्रोजन की तो बिल्कुल ही कम होती है. इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो कितना ही कॉन्सेंट्रेशन में है, 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाता है मेम्ब्रेन में या हमारे ब्लड में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. Otherwise, if solubility is not a factor that decides the diffusion of gases, then nitrogen would get like incorporated in a blood. A lot of nitrogen, बहुत सारा नाइट्रोजन हमारे ब्लड में चला जाएगा. That would cause serious complications even. So solubility of a gas is an important factor that decides the diffusion or rate of diffusion. Second is thickness of diffusion membrane. Thickness of diffusion membrane. What is diffusion membrane? The membrane at which the diffusion of blood is taking place. So यहाँ पे हम basically बात कर रहे हैं external respiration में. External respiration में क्या होता था? डिफ्यूजन ऑफ ब्लड होता था alveolus से blood capillaries में. This is the alveolus and this is the blood capillary. So alveolus से जो हवा या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आता था, यहाँ पे होता था डिफ्यूजन, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते थे. अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन के लिए यहाँ भी एयर है, यहाँ ब्लड में भी गैस ब्लड है, इन दोनों के बीच में कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी? यहाँ पे जो बैरियर है या यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो alveoli की लाइनिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. लुक, जहाँ भी कहीं किसी भी बॉडी के ऐसा कोई ट्यूब हो या फिर बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट हो जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूजन चाहिए हमें, वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. क्योंकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज वेरी फ्लैट. इट इज़ लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर. तो जैसे फ्लोर पे टाइल्स होती हैं वैसे ही ये जो है लाइनिंग कवरिंग बना लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन या जैसे यहाँ पे एल्वियोलाई है उसकी, तो वहाँ से मैक्सिमम जो है डिफ्यूजन जो है वो हो सकता है. सिमिलरली कैपिलरीज का जो एंडोथेलियम है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इंश्योर करता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफ्यूजन हो, डिफ्यूजन में बैरियर ना आए, और इन दोनों के बीच में होता है. देखिए, जब भी हम एपिथेलियम की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की, ये वो टिश्यूज होते हैं जो कवरिंग का काम करते हैं. तो सबके लाइनिंग जो बनाते हैं किसी भी ऑर्गन की, वो एपिथेलियल ही होता है. तो ये कैसा होता है? यहाँ पे ऊपर सेल्स होते हैं, जैसे मानो ये हमारे पास स्क्वेमस, ये हमारे पास आ गया स्क्वेमस एपिथेलियम. तो इसके नीचे जो है ऐसे करके कुछ मटेरियल होता है. This material we call it as, this material which is known as the basement material, और पूरी मेम्ब्रेन को बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो देखो, अगर ये जो है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम का लाइनिंग है एल्वियोलस का, और ये जो है स्क्वेमस एपिथेलियम का एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी का, इन दोनों के बीच में ये जो बेसमेंट मटेरियल है, दिस इज आल्सो फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, diffusion membrane is formed by three components. First one is the epithelium of
व्हाट? alveolus. ये कैसा है? सिंपल स्केमस. Then we have the basement materials. Basement material, basement membrane of the lining of alveolus and a basement membrane of the endothelium. Then we have the endothelium. Endothelium is the lining of the blood capillary. So endothelium of blood capillary. So this is what the diffusion membrane is made up of. Now this diffusion membrane should be extremely thin. Why extremely thin? Because if I write here the rate of diffusion, it is inversely proportional to the thickness of diffusion membrane. This relation you should know. So what happens that this diffusion membrane, it is written in NCERT that it is as thick as less than 1 millimeter. It is, ये जो थिकनेस मेम्ब्रेन की थिकनेस है इस मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, ये जो है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है टू इंश्योर द मोर डिफ्यूजन. Then we have the partial pressure. What is partial pressure? There is a mixture of gases. If I call it, this is an atmosphere. Consider it as an atmosphere. So we have in atmosphere nitrogen also, we have oxygen also, we have carbon dioxide also, we have water vapors also. Okay, let us consider only this. तो यहाँ पे हर एक गैस का अपना कुछ ये प्रेशर एग्जर्ट करती है. जैसे नाइट्रोजन समझते हैं पी, ये नाइट्रोजन जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ये ऑक्सीजन प्रेशर एग्जर्ट कर रही है. दिस प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर्स. तो ये जो एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर होता है वो जो है टोटल प्रेशर को हम पी ए कह देते हैं. टोटल प्रेशर हमें पता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, या इसको हम ऐसे भी लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर. राइट, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो एक बंदा था डाल्टन, उसने एक लॉ दिया था जो कहता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, if we consider the atmosphere, partial pressure of atmosphere is equal to the pressure of atmosphere. Actually total pressure of the atmosphere is equal to the pressure of individual gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor, if these four are only present. But we know that there are many more components in the air, so this is the pressure of atmosphere. So we should know that the partial pressure is the pressure exerted by the individual gas. And if we talk about the relation between the diffusion of gases, it is directly proportional to the partial pressure. That is why those gases which have higher partial pressure, जिन gases में ज़्यादा partial pressure होगा उनका diffusion जो है वो जल्दी होता है. लेकिन आप बोलोगे नाइट्रोजन का तो पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि दैट इज़ फॉर्मिंग द 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसका जितना परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में उसका उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है. तो ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है ज़्यादा है, डिफ्यूज़न कम है, ये इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. सो देयर वाज a person known as Henry. He gave a law, that is Henry's law. It states that the diffusion is directly proportional to solubility is directly proportional to the partial pressure. So if any one is very low and another is high, then it compensates the effect of other. तो इसीलिए अगर सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों ही हाई है तो डिफ्यूजन इज लाइक रैपिड, एंड अगर दोनों में से थोड़ा सा कम है तो डिफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, अगर दूसरा ज़्यादा है तो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा. सो दिस इज हेनरीज लॉ. अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हमें ये वैल्यूज़ याद करनी है, एनसीईआरटी में दी गई हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव में आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वैल्यूज़ पे. तो देखो पहले पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे होता है. तो हमें पता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760 मिलीमीटर और 21% ऑलमोस्ट 21% जो है वो है ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 21% ऑफ दिस प्रेशर, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है एटमॉस्फेयर में, इट इज फॉर्मिंग 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो इसका प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 21% ही हो जाए. तो दिस वुड बी इक्वल टू
21y divided by 100 multiplied by 760. This would form around 159 millimeter of mercury. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04 मिलीमीटर 4% है. सो इसका अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, सो दिस वुड बी अराउंड 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. या सो CO2. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में दैट इज 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी and partial pressure of carbon dioxide is 0.3 millimeter of mercury. Now as we go into this alveoli, this is an alveolus. As we go into the alveolus, the partial pressure of oxygen becomes 1.4 millimeter of mercury and carbon dioxide becomes 40 millimeter of mercury. Now the question arises that एटमॉस्फेयर में तो 159 था, एल्वियोलाई में अभी तक तो कोई डिफ्यूजन भी नहीं हुआ, राइट. डिफ्यूजन तो आगे जाके होगा, तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज हो गया. तो देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो है हवा हमेशा भरी रहती है. रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करी थी हमने पिछले वीडियो में. तो ये जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, दिस इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू द एल्वियोलाई, सम ऑफ इट इज टेकिंग इट इज स्टेइंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहती है तो जो पहले की हवा है, जो पहले जो हवा रही होगी हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, तो वो जो है आगे की तरफ जाती है और उनकी जगह पे फ्रेश एयर आ जाती है. तो वो जो फाउल एयर है दैट आल्सो गोज टू द एल्वियोलाई. तो वो जो फाउल एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, वो रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर. दैट इज वाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द alveoli. Although there has not been a diffusion right till now, but there is the decrease in the partial pressure of oxygen and increase in the partial pressure of carbon dioxide. So this is the partial in the atmosphere. As the this is the alveoli and this is the blood capillary. Now yeah, here we have 104 for oxygen and 40 for carbon dioxide. In order to diffuse this we should make a pressure gradient. एक pressure gradient का होना बहुत important है. अगर pressure gradient नहीं है, हमेशा ही जो भी गैस diffuse होगा, diffusion जो है वो हमेशा जब होगा from higher partial pressure to lower partial pressure होगा. तो यहाँ पे 104 है, तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसमें जो है जस्ट 1 सेकेंड, ऑक्सीजन में 95 जो है दिस इज 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड दिस इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. But the deoxygenated blood here has 40 millimeter of for oxygen and for carbon dioxide it has 45 millimeter of mercury. So this deoxygenated blood, as it comes in contact with let me first erase this. So this blood with higher carbon dioxide partial pressure and low partial pressure oxygen, when it meets this alveoli at this diffusion membrane, this is the diffusion membrane. So in this what happens that the oxygen moves from higher partial pressure to the lower partial pressure and this carbon dioxide, जहाँ पे carbon dioxide का partial pressure 45 वहाँ 40, तो it will move from here to here. So carbon dioxide will go into the alveoli whereas the oxygen will go into the blood. So here you have to understand that in the oxygenated blood this is 95 to 40. Now as we go into the tissue level, at the tissue level what is happening, tissue में अगर बात करें, this is the tissue and this is the blood capillary. यहाँ पे कितना ब्लड आया था 95 just 1 second. यहाँ पे ब्लड आफ्टर ऑक्सीजनेशन, अब यहाँ पे क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका ये पार्शियल प्रेशर, लेकिन जब ये ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
तो जहां जब डिफ्यूजन हुआ तो ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 95 हो गया, और जो प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 40 हो गया। तो अब यहाँ पे 90 हो रहा ऑक्सीजन का, 40 हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में रैपिडली जो है CO2 जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, राइट। सो टिश्यू में क्या होगा, CO2 का लेवल हाई होगा, O2 का लेवल लो होगा। कितना लो होगा, जैसा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था ऊपर उतना ही लो होता है, तो ये 40 के अराउंड हो जाता है, या एंड दिस वुड बी अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड का 45, दिस इज 45 एंड ऑक्सीजन का 40, ऑक्सीजन कम रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 90 है तो ये यहाँ पे डिफ्यूज करेगा, ताकि ये जहाँ पे ये ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी कर सके, और ये 45 टू ब्लड में जाएगा, and after that it would go to the alveoli. So you just have to remember this chart. So this is the partial pressure. With this we complete our topic that how the diffusion is being affected. Now transport of oxygen, how the oxygen and carbon dioxide are transported. So first of all you should know that oxygen is transported in two ways. First one, dissolved in plasma, and second is in the in with hemoglobin. आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम इज फॉर ब्लड, ग्लोबिन इज फॉर प्रोटीन, सो इट इज अ प्रोटीन दैट helps in the transport of oxygen in the blood. It is a red colored pigment also because it imparts red color to the blood, so it is red pigment. So when the hemoglobin and oxygen comes in together we call it oxyhemoglobin. So large amount of blood, around the 97% of the blood is transported in the form of oxyhemoglobin, and only 3% is is dissolved in the plasma. So first of all this is oxygen dissociation curve. What does this curve shows? It shows the relation between, it tells us, ये ग्राफ हमें बताता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन वो कैसे बढ़ती है। अब सैचुरेशन क्या होता है, देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो इस तरह से होता है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 हीम पार्टिकल होते हैं, इसको बोलते हैं हीम। एक हीम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, दिस इज हीम। इसके अंदर होता है एक आयरन Fe2 पॉजिटिव। ओके, सो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, और एक ये हीम जो है इट कैन बाइंड टू 1 ऑक्सीजन, दिस हीम कैन बाइंड टू 1 ऑक्सीजन, this can bind to 1 oxygen, this can bind to 1 oxygen, this can bind to 1 oxygen, और इसको लेके जाते हैं टू द टिश्यूज। ओके, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, फ्रॉम द एल्वियोलस। अब देखो अगर हीमोग्लोबिन, अगर ये हीमोग्लोबिन है, मानो एक हीमोग्लोबिन बना दिया, उसके पास 4 हाथ हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ 2 पे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, 2 पे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो 50% ये सैचुरेटेड माना जाता है। समझ रहे हैं सैचुरेशन क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन, अदर हीमोग्लोबिन जो है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेके जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 75 मॉलिक्यूल्स ही लेके जा पा रहा है, तो एट दैट टाइम वुड कॉल कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है दैट इज 75% सैचुरेटेड। सिमिलरली अगर हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेके जा पा रहा है, जा सकता है, मैक्सिमम उसकी कितना है 200 लेके जा सकता है, लेकिन वो 100 लेके जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी सैचुरेशन है 50%। सो दिस इज हाउ द सैचुरेशन इज। नाउ सैचुरेशन का क्या फ़ायदा है, देखो एल्वियोलस के लेवल पे सैचुरेशन हाई होना चाहिए, एल्वियोलस के लेवल पे सैचुरेशन जो है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना सैचुरेशन होगा उतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ
ऑक्सीजन में मदद हो पाएगा। लेकिन टिश्यू लेवल पे सैचुरेशन कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना सैचुरेशन कम होगा, सैचुरेशन का मतलब अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं रहा, तो अगर टिश्यू में आकर सैचुरेशन कम हो जाता है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन जो है टिश्यू यूटिलाइज करेगा। ओके, सो इस ग्राफ में हमें क्या पता चलता है? पहले वी शुड नो व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग अस। दिस ग्राफ is giving us a relation between the partial pressure and the saturation of hemoglobin, percent saturation of hemoglobin. First of all, which kind of graph is this? This is a sigmoid. सिग्मॉइड का मतलब क्या होता है? जो कि एस शेप्ड हो। अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी है। तो दिस इज अ सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड कर्व, और इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर। अब देखो हमारी ब्लड कैपिलरीज में 104 के अराउंड क्या था? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से 104 के पास देखेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन है इट इज़ नियरली मोर देन 90% सैचुरेटेड। यहाँ पे अगर सैचुरेशन क्या है? ओके, अब हम बात आ जाते हैं अल्वेलाई के लेवल पे। अल्वेलाई के लेवल पे, सॉरी टिश्यू के लेवल पे कितना था ऑक्सीजन का? इतना 40। दिस इज अ टिश्यू लेवल। Look, you have to understand what this graph is saying. वैसे तो ग्राफ से सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन you should know what this graph means. So at the tissue level, the partial pressure of oxygen reduces to 40. At that time, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 75 के अराउंड अराउंड 75% जो है सैचुरेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 25% ऑक्सीजन जो लिया, 25% जो ऑक्सीजन लिया, वो जो ऑक्सीजन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू। वो टिश्यू को दे दिया भैया, सप्लाई टू द टिश्यू। क्योंकि अगर सैचुरेशन उतना का उतना ही रहा तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से निकला ही नहीं। ऑक्सीजन जब तक अनलोड नहीं हो रहा हीमोग्लोबिन से तो वो जो है, जैसे ये देखो, ये हीमोग्लोबिन है, ये लेके जा रहा है एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। ओके, ये गया टिश्यू के पास। दिस इज टिश्यू। इसको चाहिए ऑक्सीजन ताकि ये बना सके एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये जहाँ पे जाके यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे आके ऑक्सीजन छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? इसको ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं अगर ये जो है यहाँ से दो ऑक्सीजन छोड़ देता है तो ये ऑक्सीजन कहाँ गए? एक, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे सैचुरेशन कितना हो गया? सैचुरेशन डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन डिक्रीज होने का क्या था? बेनिफिट था। बेनिफिट क्या था? कि जो ऑक्सीजन था इट इज सप्लाइड टू द टिश्यू। So that is why unloading of oxygen, unloading of oxygen, why the unsaturation of hemoglobin, that is very important at the tissue level. So this graph says that at 40%, around 25%, around not 25 actually, it is even less than 25% of the oxygen that is bound to the hemoglobin is supplied to the tissue. क्यों सारा क्यों ही नहीं सप्लाई किया जाता? राइट, क्योंकि कुछ हमेशा ही देखो हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इवन एट द टिश्यू लेवल इट इज मोर देन 75% सैचुरेटेड। व्हाई इज इट दैट मोर देन 75% सैचुरेटेड? क्योंकि अगर टिश्यू, अगर जो सेल है वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है, अगर किसी टिश्यू में मेटाबॉलिकली मोर काम आ गया, या फिर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में है यहाँ पे बहुत ही कम पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पे जो बाकी का सैचुरेटेड, बाकी का जो ऑक्सीजन बाउंड है टू द हीमोग्लोबिन, वो उसको भी रिलीज कर सके। जैसे यहाँ पे 20 में, यहाँ देखो 20 में 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है ये तब पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का टिश्यू में जब टिश्यू बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे जिम कर रहा है कोई, तो उस समय जो है टिश्यू बहुत काम कर रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। उस समय पे ये जो कर्व है, ये देखो, उस समय पे क्या होता है कि ये जो है इट बिकम्स ओनली 35% सैचुरेटेड। 35% सैचुरेटेड होता है, इसका मतलब क्या? रिमेनिंग, अगर ये 100% सैचुरेटेड था तो रिमेनिंग 55% जो ऑक्सीजन इसने ले रखा था वो जो है अनलोड हो गया और वो टिश्यूज को सप्लाइड कर दिया गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द ब्लड, बाय विच द हीमोग्लोबिन फुलफिल्स द नीड ऑफ द टिश्यूज। सो जैसे ही वो अपने साथ बाउंड रहता है ऑक्सीजन को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, ताकि जो है अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की जरूरत है तो इट कैन अनलोड इट देयर। So this is what the graph
actually means. This is what the graph actually you should understand from this graph. अच्छा, अब ये शिफ्ट जो है, अब देखो दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इट कैन शिफ्ट टू राइट, इट्स राइट, इसको हम बोल देते हैं बोर्स इफेक्ट। अब ये जो है इसको हम बोल देते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। अगर कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो तो देखो, अब राइट में शिफ्ट क्यों होगा, पहले तो समझे कि राइट में शिफ्ट होने से फायदा क्या हो रहा है ना। तो देखो, जब ये कर्व था नॉर्मल, ये नॉर्मल कर्व की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द नॉर्मल कर्व, ओके, दिस इज द नॉर्मल कर्व। इसमें अगर हम 30 पे देखें, 30 क्या था, अब भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, PO2 डिक्रीज टू मच, ओके। सो इससे क्या फायदा हुआ, देखो जब अगर हम इसकी बात करें तो एट 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देर इज इवन 65% सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है अभी भी 65% सैचुरेटेड है भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है 30 मिलीमीटर। और अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, सैचुरेटेड ही रहेगा, तो टिश्यूज की नीड क्या फुलफिल हो पाएगी, नहीं। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। राइट में शिफ्ट होने का क्या फायदा है, ओके, सो सॉरी, दिस इज नियरली 50% सैचुरेटेड। लेकिन अगर 50% भी सैचुरेटेड है, 50% भी है, तो फिर भी 50% ऑक्सीजन वो अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एट दैट टाइम द कर्व शिफ्ट टू राइट, सो यहाँ पे कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो सैचुरेशन कितना हो गया, अराउंड 35%, 50 से 35, तो 50% जो ऑक्सीजन था ज़्यादा जो है सप्लाई किया जाएगा टिश्यू को। और किन केस में ये लेफ्ट राइट को शिफ्ट होता है, पहले तो PO2 अगर कम हो जाए, उसके उल्टा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, जब भी सेल जो है मोर फंक्शनिंग होते हैं या फिर ज़्यादा काम चल रहा होता है, तो सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है अगर सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है, क्योंकि वो कार्बन उसको कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड पीएच जो है इट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव आइंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। H पॉजिटिव आइंस इंक्रीज क्यों हो जाते हैं, देखो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मानो, तो लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, अगर हम विग्रसली एक्सरसाइज करेंगे तो लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का क्रैम्प्स बनते हैं ना उसी से। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये एसिड है, एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आइंस को इंक्रीज करता है, यही तो एसिडिटी है। उस केस में भी ये जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है। और कब ये राइट में शिफ्ट होगा, हम राइट में शिफ्ट की बात करें जब टेम्परेचर जो है हाई हो जाए, क्योंकि सेल जब मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव करेगा तो एक्सोथर्मिक होता है, राइट। तो टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन सब कंडीशन में इवन 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक नाम का आयन होता है, एक नाम का कंपाउंड होता है, जो कि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस होता है, अगर वो भी इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में भी ये जो कर्व है राइट को शिफ्ट कर देता है। इसको हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। राइट में शिफ्ट होने का फायदा ये है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन का सप्लाई मोर हो पाता है। ऑक्सीजन जो है मोर, ऑक्सीजन इज मोर अनलोडेड एंड सप्लाई टू द टिश्यू व्हेन द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। सिमिलरली इन द अपोजिट वे, इफ द कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट को शिफ्ट कर रहा है तो अब क्या हुआ, देखो लेफ्ट को शिफ्ट करेगा जब लेफ्ट, जब इसके सारे या तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी अल्कलिनिटी आएगी, और क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इन सब कंडीशन में लेफ्ट में हो जाता है, जिसको हम हार्डेन्स इफेक्ट बोलते हैं, ओके। सो इसका क्या फायदा है, ताकि मोर सैचुरेशन हो सके। देखो यहाँ पे है अल्वियोलस, यहाँ पे है ब्लड कैपिलरी एंड दिस इज द टिश्यू। जो भी बोर का इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट, दिस इज अ ब्लड कैपिलरी मान लो,
अगर आप टिश्यू लेवल पे बात करेंगे, जस्ट वन सेकेंड, तो बोर इफेक्ट जो है एल्वियोलस के लेवल पे होता है यहाँ पे, और जो हाल्डेन इफेक्ट है वो इस लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PO2 हाई होता है, राइट, PCO2 कम होता है, राइट, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन कम होता है, सॉरी, हाँ कम ही होता है, और टेम्परेचर भी रिलेटिवली कम होता है। तो यहाँ पे बोर इफेक्ट जो है वो काम करता है। बोर इफेक्ट का काम क्या है? सॉरी, बोर इफेक्ट नहीं, हाल्डेन्स इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट क्या करता है, कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट शिफ्ट होने से क्या होगा? मोर सैचुरेशन और लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसका फायदा क्या है? ताकि अगर ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा हम सप्लाई कर पाएंगे आगे, राइट। जितना लोड हो उतना ही अच्छा है, हमारे पास जितना स्टॉक हो भैया ऑक्सीजन का बॉडी में उतना ही अच्छा है। तो मोर ऑक्सीजन विल बी। ओके, यहाँ पे बात करें टिश्यू लेवल में, तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, PO2 कम हो जाता है, PCO2 बढ़ जाता है, H पॉजिटिव आइंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर जैसे अंदर जाओगे बॉडी में वैसे इंक्रीज हो रहा है, और टिश्यू में क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाता है हार्ड बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट का काम क्या होगा कि ये जो है अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फेवर करेगा। ऑक्सीजन को जितना अनलोड हो, मतलब लेस अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन, अनसैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इससे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है इट विल रिलीज आउट द ऑक्सीजन, ये इनको ऑक्सीजन दे देगा। So that is why both the effects are very important. Haldane effect is important for the more saturation of hemoglobin, and Bohr's effect is important for more unsaturation of hemoglobin, so that the oxygen is unloaded and supplied to the working tissue. I hope this effects are familiar to you. You got this. So we should know that 3% of the oxygen is supplied in plasma in the dissolved form, and 97% is through the hemoglobin, and there is a relation between the hemoglobin saturation and the partial pressure of oxygen, that is given by oxygen dissociation curve. अब आगे आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि डिजोल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इवन 25% मोर देन द ऑक्सीजन अराउंड। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है ये डिजोल्व फॉर्म में, ऑक्सीजन कितना था 3%, ये उससे भी डबल, तो ये ऑलमोस्ट 7% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में सप्लाई होता है। उस ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स इवन रिलेशन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जैसे बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन, वैसे ये भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, और इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बोमाइनो hemoglobin जो है, this also helps in the transport of carbon dioxide from the tissue to the alveoli so that it would be exhaled out. तो ये जो है और 7% जो है डिजोल्व, एंड 20 to 25% इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, 20 to 25% is transported in this way. Now the remaining 70%, almost 70% is supplied in the form of bicarbonate ions. बाइकार्बोनेट आयंस कैसे होते हैं, HCO3 नेगेटिव। इन फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है, तो हम जो है लेटस या यहाँ पे आ जाते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, दिस इज अ टिश्यू, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज है, टिश्यू क्या करेगा, ग्लूकोज से ऑक्सीजन को यूज करेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एंड वी हैव अ ब्लड कैपिलरी हियर, this is a blood capillary. Suppose now if this is a
आरबीसी। आरबीसी आर हाउ बाई कनकेव ना, तो ये बाई कनकेव शेप बनाने की कोशिश की है। सो दिस इज एन आरबीसी। इसमें हीमोग्लोबिन होगा, राइट। तो देखो, पहले तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, पहली बात है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज हो रहा है, जो लिबरेट हो रहा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड will go and it will combine with the just one second, yeah, it will combine with the water here and it will form the bicarbonate H2CO3. This H2CO3, let me, yeah, this H2CO3 will dissociate into H positive ions plus HCO3 negative. Okay. Now this happens, ये जो reaction हो रहा है, this is happening in the presence of an enzyme which is known as the Ca ethyl to carbonic anhydrase. वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। सो इस एंजाइम की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस बाइकार्बोनेट आयन जो है ये एक्यूमुलेट करना स्टार्ट देते हैं, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाते हैं जब ब्लड में। तो क्या होता है कि इनको जो है बाहर को रास्ता दिखाया जाता है, दिस मेम्ब्रेन इट इज परमिएबल टू द बाइकार्बोनेट आयंस। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयंस जो है वापस बाहर चले जाते हैं आरबीसी से, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट जब बाहर चले गए तो इसके बदले में, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो बाहर पे होते हैं क्लोराइड आयंस, बाहर होते हैं क्लोराइड आयंस, ये क्लोराइड आयंस जो है अंदर चले आते हैं। क्यों आ जाते हैं भैया, क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा तो अंदर जो है उसकी न्यूट्रलिटी जो है इफेक्ट होगी। तो नेगेटिव आयन को बाहर कंपेंसेट करने के लिए दूसरे नेगेटिव आयन आ जाते हैं जिनका क्लोराइड नाम है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का एक और नाम है हैम्बर्गर फिनोमिनन। So this is very important. Chloride shift is happening where? It is happening at the level of tissue, where the excess, where the movement of bicarbonate ions outside the RBC is compensated by the inward movement of chloride ions into that RBC. तो अब ये bicarbonate ions जो आपको दिख रहे हैं, these bicarbonate ions, just one second. This bicarbonate ions, they will react with HCO3 negative plus जो सोडियम आइंस है उनके साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट आइंस। और इस फॉर्म में दे विल गो टू द alveolus. Okay, so this is the bicarbonate form by which the carbon dioxide, the large part of the carbon dioxide, even 70% of the carbon dioxide is transported. Now, not only this, a part of the carbon dioxide, first of all, yeah, this H positive ions. Look at these H positive ions. These H positive ions, अगर H positive ions का concentration बढ़ गया टिश्यू में, मानो बढ़ गया, तो क्या होगा? अगर H positive ions का concentration बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, राइट। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आरबीसी तो डेड हो जाएगी। तो जब जे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो कि अल्वियोलाई से आया, ये कहाँ से आया? ये हमारे आरबीसी में होता ही होता है, राइट, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन। तो ये जो एच पॉजिटिव आयंस है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये क्या करता है, ये खुद कंबाइन हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। नाउ दिस लिबरेटेड ऑक्सीजन इट गोज टू द टिश्यू। So what is happening here? Hemoglobin is buffering. Hemoglobin is acting as buffer.
क्यों बफर की तरह काम कर रहा है भैया? जो भी कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि किसी चीज़ की एसिडिटी या अल्कनिटी को मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको हम बफर कहते हैं। बफर का काम है एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन रखना। तो एच पॉजिटिव आइंस बढ़ रहे थे तो पीएच कम हो रहा था, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और उस एच पॉजिटिव आइंस को पकड़ लिया ताकि अल्कल जो पीएच है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है बफर का काम करे। तो भैया ऑक्सीजन अनलोड भी हो गया, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर एच पॉजिटिव आइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट सेड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज a part of the carbon dioxide will go in the dissolved form also, है ना? तो ये dissolved form में भी चले जाए CO2, ये ऐसे ऐसे करके ही चले जाएगी टू द टिश्यू alveolus. Now this is the around 70%. This is around, how much is this? 7%. अब 20 to 25% किसके साथ जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये क्या करती है? This goes here and it binds with the hemoglobin and liberates the oxygen. This oxygen, this oxygen that is liberated here, it goes to the tissue. So I guess you got it. How is this happening? That carbon dioxide is 25 to 30%. इतना ही लिखा हुआ 25 to 20 to 25%, sorry. So it is around 20 to 25%. So this is how the carbon dioxide is transported. This is chloride shift. Chloride shift is happening at the tissue level. Now at the alveolus level, let us come to the alveolus level. At the alveolus level, this, so let me form this is RBC, this is alveolus. देखो हमारे पास वहाँ क्या क्या बन के आया था, देखो हमारे पास वहाँ क्या क्या बन के आया था, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया था, है ना? और हीमोग्लोबिन के साथ H पॉजिटिव आइंस बन के आए थे, यही बना था। यहाँ लास्ट रिएक्शन में देख लेते हैं। और हमारे पास क्या बन के आए थे, यहाँ पे थे बाइकार्बोनेट आइंस, यहाँ पे क्या थे, बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये जो है डिसोशिएट हो जाते हैं सोडियम आइंस में प्लस बाइकार्बोनेट आइंस में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आइंस है दे गो इनसाइड, ये यहाँ से ये जो बाइकार्बोनेट आइंस है ये वापस चले जाते हैं। बाइकार्बोनेट आइंस जब वापस चले जाते हैं तो व्हाट डू दे डू, लक दिस बाइकार्बोनेट आयन गोज इनसाइड। अब अंदर जो है नेगेटिव आइंस बढ़ रहे हैं, तो वापस जो क्लोराइड आयन हमने अंदर लिए थे वो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, अब वापस चले जाएंगे। भैया हमारा काम हो गया, हमारा काम था बाइकार्बोनेट आयंस को एल्वेलस तक पहुंचाना, वो पहुंच गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्लोराइड आयन का काम होता है। तो अब इसको हम बोल देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट happening at the level of alveolus. Now this, yeah, this has gone inside, this has gone outside. This bicarbonate ions, now this, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हाई है, राइट, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो दिस ऑक्सीजन विल गो हियर हियर एंड इट विल कॉज द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आइंस। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आइंस बढ़ रहे हैं, H पॉजिटिव आइंस बढ़ रहे हैं, इनको भी अगर H पॉजिटिव आइंस बढ़ जाएंगे तो एज आई प्रीवियसली सेड दैट द इंक्रीज इन द concentration of H positive ions they cause decrease in the pH. So this decrease in pH can harm the cell. तो ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, this bicarbonate ions they go here and they combine with the H positive ion to form the H2CO3 in the presence, and this will form the H positive plus HCO3 negative. This is a reverse reaction happening in the presence of carbonic anhydrase. So this bicarbonate ions, sorry, H2CO3
and this will dissociate into H2O plus CO2, and this CO2 can go outside. We have to move the CO2 outside and move the oxygen inside. So in this way, the bicarbonate ions are released out the carbon dioxide. Now the H positive ions which are produced here, they are buffered by the bicarbonate ions. So bicarbonate ion acting as buffer. याद क्या रखना है कि एट द टिश्यू लेवल हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा था, लेकिन एट द एल्वियोलाइस लेवल बाइकार्बोनेट आयंस बफर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल कॉज द अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट वुड इट डू, O2 plus CO2, this CO2 will move into the, सो यहाँ पे भी आपको समझ आया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, और एक तो डिजोल्व फॉर्म में होगा यहाँ पे, तो वो डिजोल्व फॉर्म में भी यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड। जो कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें याद रखने वाले दो तीन ही पॉइंट है कि, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, हाल्डेन इफेक्ट, और उस लेवल में क्या होता था, दिस इज द टिश्यू लेवल, बोर इफेक्ट। I hope the transfer of gases is clear to you. With this, I complete this video. Thank you for watching. Thank you very much.